नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ हिमानी कल्याणे। आप देख रहे हैं महाकाल टुडे। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े खनिज राजस्व चोरी के मामले में मंगलवार को उज्जैन जिले के महिदपुर रोड पर पुलिस ने प्रदेश कांग्रेस सचिव दिनेश जैन बॉस को गिरफ्तार किया। दिनेश जैन बॉस पर 30 करोड़ 29 लाख की खनन चोरी का आरोप है, जिन्हें आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। प्रदेश में लगातार माफियाओं और बदमाशों के खिलाफ प्रदेश सरकार द्वारा अभियान चलाते हुए कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में उज्जैन के महिदपुर रोड थाना पुलिस ने प्रदेश के सबसे बड़े खनिज प्रकरण के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। महिदपुर रोड पुलिस ने प्रदेश कांग्रेस सचिव दिनेश जैन बॉस को सुबह घर से गिरफ्तार किया है और पुलिस थाने में उनसे पूछताछ की गई। मेडिकल के बाद उन्हें न्यायालय में पेश करने के लिए ले जाया गया। महिदपुर रोड निवासी दिनेश जैन बॉस पिता मांगीलाल जैन के खिलाफ सहायक खनिज अधिकारी महेंद्र पटेल ने एक शिकायती आवेदन दिया था, जिसकी जांच के बाद दिनेश जैन बॉस के खिलाफ धारा 379, 414 और अवैध उत्खनन अधिनियम 1957 की धारा 21 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। सर मास्क निकला देते ना, तो सर मास्क निकला दे हल्का सा सर। महिदपुर रोड थाना प्रभारी हेमंत सिंह जादव ने बताया कि दिनेश जैन के खिलाफ अगस्त 2021 में अवैध खनन के राजस्व वसूली को लेकर कोर्ट के निर्देश पर प्रकरण दर्ज किया गया था, जिसके बाद से लगातार दिनेश जैन फरार चल रहा था। मुखबिर की सूचना पर मंगलवार को पुलिस ने दिनेश जैन को उसके घर से गिरफ्तार किया है। दिनेश जैन पर 30 करोड़ 29 लाख रुपए का खनिज राजस्व चोरी करने का आरोप है। साथ ही प्रदूषण विभाग के एक मामले में भी पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। थाना प्रभारी के अनुसार दिनेश जैन को आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि इस प्रकरण में न्यायालय में की गई समस्त अपील खारिज होने के बाद भी दिनेश जैन बॉस ने अर्थदंड की राशि जमा नहीं की। हाईकोर्ट के आदेश पर कलेक्टर द्वारा 16 जून 2021 को सूचना पत्र जारी कर 7 दिन के अंदर 30 करोड़ रुपए से अधिक की जुर्माना राशि जमा करवाने के आदेश दिए गए थे, लेकिन उस पर भी प्रदेश कांग्रेस सचिव दिनेश जैन बॉस ने कोई अमल नहीं किया। यही कारण है कि बुधवार को खनिज अधिकारी की शिकायत के बाद कांग्रेसी नेता के खिलाफ केस दर्ज किया गया। उल्लेखनीय है कि 29 मई 2014 को राजस्व एवं खनिज विभाग की टीम ने ग्राम बपैया में अवैध रेत खनन की शिकायत के बाद छापा मारा था। जांच के दौरान प्रदेश कांग्रेस सचिव दिनेश जैन बॉस द्वारा अवैध रूप से रेत खनन करने का मामला सामने आया था। इस मामले में खनिज विभाग द्वारा प्रकरण बनाकर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पेश किया गया था, जिसकी सुनवाई करते हुए 19 फरवरी 2016 को दिनेश जैन बॉस पर अवैध खनन करने पर 30 करोड़ 29 लाख रुपए का अर्थदंड किया गया था। देखिए, एक बहुत दिनों से प्रकरण चल रहा था अवैध खनन का, जिस पर अभी कुछ महीने पहले एडीएम के द्वारा आदेश जारी करके लगभग 30 करोड़ के आसपास की वसूली निकाली गई थी। उसके द्वारा जमा न करने के कारण प्रकरण भी दर्ज किया गया था, उसमें उनकी गिरफ्तारी करी गई है। और जितने भी इस प्रकार के लोग हैं और दूसरे प्रकार के माफिया हैं, चाहे वो खनिज से संबंधित हों, आबकारी संबंधित हों, भूमि से संबंधित हों, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हम लोग ज़िले में बहुत सघन तरीके से अभियान चला रहे हैं। मैं सभी से अपील करूंगा कि अगर इस प्रकार की कोई जानकारी ज़रूर हमसे साझा करें, हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ करें। रोड थाना क्षेत्र में एक मामला पेंडिंग था, जिसमें आज आरोपी की विधिवत गिरफ्तारी की गई है और उसे माननीय न्यायालय पेश किया गया, जहां से उसका विधिवत 2 दिन का रिमांड दिया गया है। पूरा क्या मामला है सर, किस प्रकार की कार्रवाई हुई? पूर्व में महिदपुर रोड में एडीएम साहब के प्रतिवेदन पर माइनिंग ऑफिसर के द्वारा एक माइनिंग के संबंध में एक केस रजिस्टर्ड कराया गया था, जिसमें कुछ माइनिंग चोरी का मामला था, जिसमें से एक आरोपी जो उसमें थे वो कोर्ट के आदेश से वो मामला अभी रुका हुआ था, पर
11 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय के अधिवक्ता द्वारा अभिमत दिया गया, जिसके आदेश के तारतम्य में अग्रिम कार्रवाई कर आज विधिवत उन्हें गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। और 8वें महीने 2021 में एक प्रकरण थाने पे दर्ज हुआ था, जिसमें अवैध उत्खनन, राजस्व चोरी और 379/411 में एफआईआर दर्ज हुई थी। उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। उसमें आज दिनांक को इनको इसमें गिरफ्तार किया गया है। आज गिरफ्तारी कहाँ से की गई सर? गिरफ्तारी जो आरोपी का निवास है महिदपुर रोड में, पोस्ट ऑफिस चौराहे के पास से लाके इनको वहीं से गिरफ्तारी की गई है। कितने बजे की गई थी सर गिरफ्तारी? गिरफ्तारी सुबह 7 बजे की गई है। आज सुबह 7 बजे में गिरफ्तारी की गई है। जी जी। इनको अभी माननीय न्यायालय में महिदपुर अभी पेश किया जाएगा। न्यायालय में कितने बजे तक पेश करेंगे सर इनको? लेके जा रहे हैं अभी। 11 बजे तक पेश करेंगे। महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष नूरी खान के नेतृत्व में आज सैकड़ों लोगों ने रैली निकालकर मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के संभागीय कार्यालय का घेराव किया और धरना प्रदर्शन करते हुए 7 दिन का अल्टीमेटम दिया। लगातार बढ़े हुए बिजली के बिल आने को लेकर आज महिला प्रदेश कांग्रेस की वरिष्ठ उपाध्यक्ष नूरी खान के नेतृत्व में हीरा मिल क्षेत्र के रहवासियों के साथ साथ अन्य क्षेत्रों के लोगों ने विरोध स्वरूप रैली निकाली। रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। रैली के दौरान महिलाओं के हाथों में तख्तियां थीं, जिनमें बिजली का बिल माफ़ करने सहित अन्य स्लोगन लिखे हुए थे। यह रैली हीरा मिल की चाल से शुरू होकर मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के संभागीय कार्यालय ज्योति नगर तक पहुंची। यहाँ बेतहाशा बिजली का बिल आने से नाराज लोगों ने ज्योति नगर स्थित मुख्य अभियंता कार्यालय के बाहर धरना दे दिया और नारेबाजी कर प्रदर्शन करते रहे। इस दौरान यहाँ बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद था। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस अधिकारियों ने मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया और पुलिस जवान कतार बनाकर बाहर खड़े हो गए। आक्रोशित लोगों ने मुख्य अभियंता को बुलाने की मांग की और उनके बिजली के बिल को कम करने के लिए दबाव बनाया। लगभग आधा घंटे तक यहाँ लोगों द्वारा प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई। मुख्य अभियंता के आने के बाद नूरी खान द्वारा उन्हें क्षेत्रवासियों के लगभग 1000 बिजली बिल सुपुर्द कर उनका निराकरण करने का आग्रह किया गया। साथ ही 7 दिन में समस्या का निदान नहीं होने पर आगामी आंदोलन की चेतावनी दी गई। हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। शिवराज सिंह चौहान हाय हाय, शिवराज सिंह चौहान हाय हाय, शिवराज तेरी तानाशाही, शिवराज तेरी तानाशाही। बेरोजगारी फैली हुई है। शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था जनता से कि कोरोना काल के बिल माफ़ किए जाएंगे, लेकिन वर्तमान में बगैर रीडिंग लिए उनसे दुगना कीमत पे बिल वसूल किए जा रहे हैं। सारी महिलाएं बहुत परेशान थी। आज हमने आवाज़ उठाई है। हमारी पहली मांग है कि कोरोना काल के जितने भी बिल हैं वो माफ़ किए जाएं और दूसरी मांग है कि बगैर रीडिंग के एवरेज बिल न दिया जाए। हमारी तीसरी मांग है कि जो राशन कार्ड धारी हैं उन्हें 100 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाए और हमारी चौथी मांग है कि स्मार्ट मीटर आप आम आदमी के घरों में तो लगा रहे हैं, लेकिन भाजपा के जो स्वयं मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, पहले उनके निवास पर लगाया जाए, उसके बाद गरीबों के घरों तक पहुंचा जाए। विद्युत कर्मचारी लगातार महिलाओं के साथ बदसलूकी और अत्याचार करते हैं। उनके घरों में घुसकर लाइट काटने का काम करते हैं। आज हमने 1000 बिल यहाँ पर चीफ इंजीनियर के हाथ में दिए हैं, जो बगैर रीडिंग के लिए गए हैं, जिनकी संख्या हज़ारों और लाखों की तादाद में है। 1000 बिल हमने उनके सुपुर्द किए हैं और 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर ये बिल माफ़ नहीं किए जाएंगे तो उग्र आंदोलन होगा। आंदोलन के दौरान मौजूद क्षेत्रवासी वीरेंद्र गोसर ने बताया कि पूरे क्षेत्र में मजदूर निवास करते हैं, जिनके लिए इतना ज़्यादा बिल जमा कर पाना असंभव है। इसमें कई लोग ऐसे हैं जिनके बिल बढ़ते बढ़ते 1 लाख से अधिक हो चुके हैं और सारे गरीब लोग यहाँ पे रहते हैं। और निरंतर हमारा जो कमलनाथ जी की सरकार थी उस समय हमारा 100 रुपये बिल आ रहा था और हम लोग बिल्कुल ईमानदारी के साथ उस बिल को भर रहे थे। जैसी सरकार चेंज हुई, जैसी शिवराज सिंह चौहान साहब की सरकार आई, उसके बाद से हमारे निरंतर बिल 5000, 10,000, 20,000, 1-1 लाख तक के बिल हमारे लोगों के आ चुके हैं। जबकि वो मजदूरी करते हैं, मजदूरी करने के बाद भी इतना पैसा नहीं आ पाता है कि बिल भर सके। धीरे धीरे वो बिल बढ़ते बढ़ते इतने हो गए कि हम लोग भरने में असमर्थ हो गए। उसके बाद बिजली वाले आते हैं और बिना कुछ कहे लाइट काट के चले जाते हैं। अभी पूर्व में वो लोग क्या करते हैं कि 500-500 रुपये हमसे ले जाते हैं और उसका कोई हिसाब नहीं देते हैं। रैली धरना प्रदर्शन के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया गया है या नहीं,
प्रतिबंध के बावजूद रैली निकालने पर सीएसपी हेमलता अग्रवाल ने कि हम आकलन करने के बाद कार्रवाई करेंगे। जैसा वर्तमान में लागू कोरोना गाइडलाइन लागू है, तो उस संबंध में यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं, तो उस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को बताकर आगे अग्रिम कार्रवाई उन पर की जाएगी। से विचार किया जाएगा और कहीं पर भी कोई गरीब के साथ अन्याय नहीं होगा। हम मीटर लगाने का सतत प्रयास कर रहे हैं और आगे भी जारी रहेगा। मीटर का उद्देश्य लगाने का ये है कि हमारे किसी के बीच में कोई किसी प्रकार का डिस्प्यूट ना हो, किसी प्रकार का विवाद ना हो। जो मीटर वास्तविक खपत बताएगा उसके हिसाब से बिल जारी होगा। और जो मीटर लगाए जा रहे हैं उस मीटर की वास्तविकता ये है कि हमारे मीटर रीडर को किसी के घर पे जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो जो हमारी भाई बहनों के साथ कई बार गलत लोग मीटर रीडर के रूप में आके गलत व्यवहार करते थे, वो चीज़ से भी कहीं ना कहीं हमारी जनता को फायदा मिला। शासकीय महाविद्यालय के प्रिंसिपल को कार्यालयीन समय में प्रोफेसर को घूमने से रोकना पड़ा महंगा। प्रोफेसर ने प्रिंसिपल के साथ की मारपीट, जिसका सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गया। महाविद्यालय के प्राचार्य ने असिस्टेंट प्रोफेसर के खिलाफ घटिया थाना क्षेत्र में प्रकरण दर्ज करवाया है। घटिया के शासकीय कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर शेखर मैदमवार के साथ सहायक प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने ने प्रिंसिपल कक्ष में मारपीट की थी, जिसका लाइव सीसीटीवी फुटेज आज सबके सामने आया, जिसमें सहायक प्रोफेसर पहले प्रिंसिपल से बहस कर रहे थे। वह अचानक उत्तेजित होकर प्रिंसिपल मैदमवार कुछ समझ पाते उसके पहले वे हमला कर देते हैं। शोर शराबा सुनकर अन्य स्टाफ इनको छुड़ाते हैं। इस घटना की चर्चा घटिया से भोपाल तक होने लगी है। उज्जैन के घटिया के तुलाहेड़ा रोड स्थित शासकीय स्वर्गीय नागूलाल मालवीय महाविद्यालय के प्रिंसिपल के साथ कॉलेज के आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर ने मारपीट की है। शिकायत पर घटिया पुलिस ने विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। स्वर्गीय नागूलाल मालवीय महाविद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर शेखर मैदमवार ने थाने पर शिकायत की उनके साथ महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर ने मारपीट की है। मिली जानकारी के अनुसार प्रिंसिपल डॉक्टर मैदमवार ने असिस्टेंट प्रोफेसर को कार्यालयीन समय में महाविद्यालय से बाहर घूमने पर मना किया था, क्योंकि उस दिन महाविद्यालय में शासन के निर्देशानुसार विद्यार्थियों के लिए वैक्सीनेशन कैंप लगाना था और विद्यालय में प्रिंसिपल सहित 3 से 4 प्रोफेसर के लगभग ही स्टाफ है, जिसको लेकर महाविद्यालय के बाहर घूम रहे असिस्टेंट प्रोफेसर को प्रिंसिपल ने कॉल करके बुलाया, तो जिससे प्रोफेसर नाराज़ हो गए और प्रिंसिपल मैदमवार के साथ गाली गलौज कर मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने प्रिंसिपल की शिकायत पर आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर के खिलाफ आईपीसी 294, 323, 506 में प्रकरण दर्ज कर प्रिंसिपल का मेडिकल करवाया व जांच शुरू की। मैं जब अपना काम कर रहा था और उस समय एक जानकारी आई थी कि एसडीएम साहब का फ़ोन आया था वहाँ से कि शिविर लगाना है आपको 15 तारीख को वैक्सीनेशन का। तो महाविद्यालय को भी सेंटर बनाया था उन्होंने। तो इस संबंध में मैंने राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी जी भी है वो डॉक्टर ब्रह्मदीप अलू ने उनको बुलवाया। तो मालूम पड़ा कि वो अपने रूटीन की तरह बाहर घूमने गए हुए। दिक्कत ये है कि उनका रूटीन बना हुआ था डेली का कि वो दोपहर में निकल जाते थे लंबी महाविद्यालय कार्य के समय और घूम फिर के आते थे। तो मैंने उनको कई बार बीच में भी टोका था कि सर यहाँ रहा करिए, नहीं तो विद्यार्थी इधर उधर घूमते रहते हैं और कुछ जानकारी आए शासन की तो कार्य प्रभावित होता है। तो उस दिन भी उनको बुलाया तो फिर पहले तो उन्होंने उठाया नहीं, फिर दूसरी बार उन्होंने लगाया कि क्या है। तो मैंने कहा आइए सर यहाँ जानकारी थोड़ी आई है तो आपने को शिविर लगाना है। राष्ट्रीय सेवा योजना के आपको कार्यक्रम अधिकारी बना है, जब से आपने कोई भी काम नहीं किया है तो इस शिविर के माध्यम से अपना काम शुरू करिए। और वो सरकार की बहुत महंती योजना है जिसमें अपने को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करना है, बच्चों को फ़ोन लगवाना है, इन सब चीज़ों के लिए आपका आना बहुत ज़रूरी है। तो आए और बोले क्या है, तो मैंने कहा थोड़े उनका बोलने का लहजा बहुत ही ख़राब था। फिर मैंने बोला सर ऐसी जानकारी है। तो भड़क गए, बोले क्या 15 मिनट घूम नहीं सकते क्या वहाँ? मैंने कहा सर 15 मिनट वाली बात नहीं, बात है ज़रूरत की, इस समय आपकी यहाँ ज़रूरत है। तो माने नहीं और आलतू फालतू की बहस करने लगे जो कि हमारे इस कार्य से अलग थी। मैंने उनको टोका, मैंने कहा सर इसके लिए आपको बुलाया नहीं, आपकी कई बार मैंने आपको बोला है कि इस तरह से हरकतें मत करा करिए क्योंकि हमारा कार्य प्रभावित होता है उससे। लेकिन फिर उसके बाद वो ऐसी स्तर पर चला गया कि मेरे को खुद को आश्चर्य हुआ कि मैं क्या सुन रहा हूँ ये। लेकिन कई बार उनको समझाया कि नहीं सर इस तरह से बात मत करिए, तो भी नहीं माने वो। और अपने बोले मैं भोपाल में ओएसडी रहा हूँ, मैं आप जैसे प्रिंसिपल की सुनूंगा कि आपकी तो औकात नहीं यहाँ पर बैठने की। सर मैंने कहा नहीं सर मैं इस स्तर पर नहीं जा सकता। और मैं कई बार उनको ऐसा बोला कि आप जाइए यहाँ से, कई बार टोका कि जाओ यहाँ से, मेरे को फालतू बात सुना नहीं, बहुत सारे जरूरी काम है अपने पास अभी भी।
वो पता नहीं वो उन्होंने आव न देखा था, वो सीधे वो पेन स्टैंड रखा हुआ था यहाँ पर, उठा के दे मारा मुझे और यहीं नहीं रुके, उधर से घूम के आया और मेरे को यहाँ से घसीटते हुए मारते हुए वहाँ तक ले गए। और वो अगर मेरे स्टाफ के साथी लोग अगर मुझे नहीं बचाते जो कि यहाँ बाहर ही खड़े थे तो बहुत दिक्कत है। प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है और वीडियो फुटेज और इन सब की पुलिस जांच कर रही है और उसके आधार पर जो सत्यता होगी उसके आधार पर अगली कार्रवाई। किसके खिलाफ केस दर्ज हुआ सर? एक वहाँ कॉलेज के ही एक प्रोफेसर है, उनके खिलाफ, क्योंकि हम लोग एक्यूज़ का नाम नहीं लेते हैं इसलिए मैं आपके नाम सर। धार्मिक नगरी में जल्द ही आलीशान संकुल हॉल, यात्री निवास, निशुल्क भोजनशाला और 12 ज्योतिर्लिंग के साथ 31 फीट का शिवलिंग और शिव परिवार का मंदिर बनने जा रहा है। उजड़खेड़ा मार्ग पर स्थित हनुमान मंदिर के पास आज इसका भूमि पूजन संपन्न हुआ। उज्जैन के स्थानीय उजड़खेड़ा हनुमान मंदिर स्थित श्री विद्यांचल आश्रम में 31 फीट का शिवलिंग स्थापित करने के लिए भूमि पूजन किया गया। इस कार्यक्रम को महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी दिनेश गुरु व रमन गुरु के सानिध्य में किया। धार्मिक नगरी में जल्द ही आलीशान संकुल हॉल, यात्री निवास, निशुल्क भोजनशाला, रत्न जड़ित गणपति व 12 ज्योतिर्लिंग की दिव्य शिवलीला का मंदिर बनाया जाएगा। इस धाम में आकर श्रद्धालु पूर्ण रूप से शिव भक्ति में डूबेंगे। इस स्थान पर महाकाल के ज्ञान को अच्छे से समझाया जाएगा। यह ज्ञान धाम जल्द ही उजड़खेड़ा हनुमान मंदिर मार्ग स्थित विद्यांचल आश्रम में स्थापित होगा। श्री पाश पद्मावती शक्तिपीठ धाम कृष्णगिरी के पीठाधि राष्ट्र संत गुरुदेव डॉक्टर वसंत विजय जी के सानिध्य में सोमवती पूर्णिमा के पुण्य अवसर पर भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन के बाद संत श्री ने बाबा महाकाल के मंदिर में पहुंचकर पूजन अर्चन कर देश और दुनिया में सुख समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम में इंदौर, दिल्ली, हरियाणा, चेन्नई, गोवा, उत्तराखंड, मुंबई, कर्नाटक व राजस्थान सहित अनेक प्रांतों, शहरों से गुरु भक्त व अनुयायी शामिल हुए। महाकाल मंदिर में गुरुदेव ने बाबा महाकाल का पूजन अभिषेक किया। अभिषेक के बाद मंदिर प्रशासक गणेश ठाकर व सहायक प्रशासक मूलचंद्र जूनवाल आदि ने स्वागत सत्कार किया व आशीर्वाद लिया। महाकाल की ये पावन भूमि आने वाले भक्तों की रोग संकट हर रही है। कोरोना क्या, कोरोना का बाप भी जो महाकाल का विश्वास करता है उसके नज़दीक नहीं पहुंच सकती। ऐसे अवंतिका भूमि में हमने आज विशाल रूप से श्री भगवान महाकाल सहित 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना के लिए एक भूमि पूजन किया है। बहुत जल्दी ही वहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना के साथ साथ विभिन्न शिव लीलाओं की प्रदर्शनी का दिव्य एक सुंदर धाम बनने वाला है, जहाँ पर आने वाले यात्रियों को पूर्ण रूप से शंकर भक्ति में डूबने का जो महाकाल की कृपा के कारण दर्शन का लाभ हो रहा है, वहाँ महाकाल के जीवन को समझने का ज्ञान का लाभ भी होगा। ये अवंती नगरी लाखों आराधकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इस पुण्य भूमि में भगवान महाकाल अनवरत भक्तों पर आशीर्वाद बरसा रहे हैं। इसी पावन भूमि में आने वालों की जीवन में शिव कृपा की प्राप्ति के लिए एक ज्ञान धाम की स्थापना करने का आज हमने कार्य शुरू किया है, जो जल्दी पूर्ण हो जाए। उज्जैन के नागझिरी क्षेत्र स्थित उद्योगपुरी में ओमकार केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। फैक्ट्री में दवाइयां बनाने का काम किया जाता है, जिसके लिए वहां पर कई प्रकार के केमिकल ड्रम मौजूद थे। फैक्ट्री के ड्राई सेक्शन में अचानक आग लगने से वहां मौजूद सारे कर्मचारी भागने लगे। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने तत्काल आग पर काबू पाया। उज्जैन के नागझिरी उद्योगपुरी के ओमकार केमिकल फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। फैक्ट्री में ड्राई सेक्शन में काम के दौरान अचानक आग लगने से सारे कर्मचारी भागने लगे। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग ओमकार केमिकल के ड्राई सेक्शन में काम के दौरान टेम्परेचर बढ़ने के कारण ज्वलनशील एसिटिलीन केमिकल में आग लगी थी। फैक्ट्री में आग को देखते ही कर्मचारियों ने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन कर्मचारी आग पर काबू नहीं पा सके। थोड़ी ही देर में फैक्ट्री के ड्राई सेक्शन में पूरी तरह से आग की लपटें दूर तक दिखाई देने लगी। कर्मचारियों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। तत्काल 2 फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची।
नागजिरी थाने के सीएसपी वंदना चौहान और थाना प्रभारी विक्रम सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। आग बढ़ते देख फैक्ट्री के आसपास रखे केमिकल के ड्रमों को हटवाया गया। घटना की जानकारी लगते ही एसडीएम जगदीश मेहरा मौके पर पहुंचे और इंदौर देवास नागदा की फायर ब्रिगेड और आग बुझाने वाले फोम की गाड़ियों को बुलवाया। थोड़ी देर में फैक्ट्री का ड्राई सेक्शन पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। आग से करोड़ों रुपए के नुकसान होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। हालांकि आग एक ही सेक्शन में लगी थी, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। इंडस्ट्रियल एरिया में ओमकार केमिकल्स है, यहाँ पर इनका जो ड्रायर सेक्शन है वहाँ पे आग लगी थी और अभी जैसा कि आप देख रहे हैं सारी फायर टेंडर्स और फोम और वाटर जेट वगैरह लगे हुए हैं और आग को बुझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। सर, क्या आग किस वजह से लगी और कौन सा केमिकल है अंदर जिसकी वजह से आग? ये जैसा मुझे बताया गया है एसिटिलीन है, ये थोड़ा इन्फ्लेमेबल होता है और इसको बुझाने के सारे प्रयास चल रहे हैं। डिटेल के बारे में जांच के बाद ही कुछ बता पाना संभव होगा। जल संसाधन विभाग द्वारा बनाए गए कच्चे स्टॉप डैम के बहने से नर्मदा का 100 MCFT पानी दूषित हो गया है, जिसकी वजह से अब निर्मोही अखाड़े के महामंडलेश्वर अनिश्चितकालीन उपवास पर रहेंगे। उज्जैन के त्रिवेणी पर खान नदी के दूषित पानी को शिप्रा में मिलने से रोकने के लिए जल संसाधन विभाग ने मिट्टी का डैम बना दिया और उसमें पानी के दबाव को कम करने के लिए पाइप डाल दिए। कुछ घंटों बाद ही यह मिट्टी का डैम बह गया। परिणाम यह हुआ कि त्रिवेणी से लेकर रामघाट तक स्टोर नर्मदा का 100 MCFT साफ पानी दूषित होकर पीने योग्य भी नहीं रहा। खान का दूषित पानी शिप्रा नदी में मिलने से रोकने के लिए जल संसाधन विभाग के अफसरों की निगरानी में इंजीनियरों ने त्रिवेणी स्थित पुल के पास मिट्टी खोदकर खान पर बने पुराने मिट्टी के पाले वाली जगह पर डाली और खान के दूषित पानी को रोका गया। इंजीनियरों द्वारा पानी के दबाव से पाले को टूटने से रोकने के लिए पाइप भी डाले गए। पीएचई इंजीनियरों ने बताया कि जल संसाधन विभाग का काम ही पुल बनाना है। उनके इंजीनियर इस काम में माहिर होते हैं, लेकिन खान नदी पर बनाए मिट्टी के पाले में बालूरेत अथवा मिट्टी के बैग नहीं रखे गए। इस कारण मिट्टी का पाला बनने के कुछ ही घंटों बाद टूटकर बह गया। मंगलवार को शिव शंभू सन्यासी मंडल के साधु संत त्रिवेणी पहुंचे। जल संसाधन द्वारा बनाए गए मिट्टी के बांध के बहने को लेकर संतों में आक्रोश है। शासन से कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठे। इधर कलेक्टर आशीष सिंह के अनुसार खान नदी पर कच्चा मिट्टी का डैम बनाना अस्थायी समाधान था। पक्के स्टॉप डैम के लिए प्रस्ताव भेजा है, जल्दी स्थायी हल निकाला जाएगा। ये जो मिट्टी का अस्थायी डैम बनाया गया था, इसका उद्देश्य ये था कि मकर संक्रांति का स्नान ढंग से हो सके और तब तक के लिए पानी को रोका जा सके जब तक मकर संक्रांति का स्नान नहीं हो जाता है। ये डैम जब बनाया गया था और पहले भी ये स्पष्ट किया गया था, ये कोई परमानेंट तरीके से कान नदी के पानी को नहीं रोक सकता है। अगर जो कान डाइवर्सन है उसमें इतना पानी नहीं जा पाता है तो निश्चित रूप से पानी ज़्यादा भरता है और कच्चे डैम की जगह पर अगर हम लोग पक्का भी डैम इसकी जगह पर बना दें तब भी वो ओवर टॉप कर जाएगा, उसके ऊपर से पानी निकल जाएगा। कुछ दिनों में हमको या तो गेट खोलने पड़ेंगे, उसके ऊपर से पानी निकलेगा। जो स्थायी समाधान है जो गंदा पानी मिलने का, वो भोपाल स्तर पर जो प्रयास हो रहे हैं उसके तहत बीच में कहीं पर पानी को लिफ्ट करके इरीगेशन के लिए यूज़ करने का और साथ साथ पूरा का पूरा जो सीवर है वो इंदौर से ट्रीट करके छोड़े जाने का, इन दो मामलों पर काम चल रहा है। वही इसका स्थायी समाधान है। ये जो हम लोग स्थायी या अस्थायी यहाँ पर स्टॉप डैम बनाते हैं, ये केवल और केवल विशेष दिनों पर स्नान की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं। परमानेंटली ये कभी भी पानी को नहीं रोक सकते। निर्मोही अखाड़े के महाबलेश्वर ज्ञानदास महाराज जी पिछले कई महीनों से शिप्रा को शुद्ध करवाने के लिए अन्न त्याग चुके हैं। अब एक बार फिर शिप्रा में दूषित पानी मिलने के बाद अनिश्चितकालीन अन्न त्यागने की बात कही है। वहीं शिप्रा किनारे शिप्रा शुद्धिकरण के लिए यज्ञ करने की भी बात महामंडलेश्वर ने कही है। संतों की मांग है कि त्रिवेणी पर पक्का बांध बनने पर ही स्थायी समाधान है। वहीं सीएम से बात नहीं होने पर शिप्रा नदी किनारे 26 जनवरी से अनिश्चित काल तक श्री विष्णु यज्ञ किया जाएगा। हमारा तो साधु संतों का पिछले 16 नवंबर से आपको पता ही है कि ये आंदोलन जारी है और जिस प्रकार कलेक्टर साहब ने आज कहा है तो मुझे लगता है निश्चित रूप से उनका जो कहना है कि पारु स्नान अगर कराना है अच्छे पानी से तो कुछ दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए, 4 दिन 5 दिन के लिए पानी रोक सकते हैं। यह उनकी ठीक है कार्यशैली,
लेकिन हमारा संतों का ऐसा है कि स्थायी रूप से इसका निराकरण हो और नहर के द्वारा या नहर के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है कि ये गंदा पानी शिप्रा जी में मिलता हुआ बंद हो। हाँ, अभी तक मिलवा नहीं पाए लोग, कोरोना का बोल करके हवाला दे करके, लेकिन अब 4-5 दिन में अगर कोई ऐसी कोई बात नहीं होती है तो हमने एक विचार किया है कि हमारे संतों के द्वारा इसी शिप्रा जी के तट पर एक अनिश्चित काल तक एक यज्ञ आरंभ किया जाए, जिससे क्या है कम से कम उस मंत्रों के द्वारा मीडियम के माध्यम से वहाँ तक आवाज़ जावे। कम से कम अब तो सुनो कि संत लोग अब ये यज्ञ करने के लिए जो है शिप्रा जी के किनारे बैठ गए हैं। जनवरी माह में क्या कहती हैं 12 राशियाँ, क्या है इनके शुभ फल, शुभ कार्य और इनके घटित होने वाले गोचर। आइए सुनते हैं ज्योतिर्विद पंडित अजय व्यास जी के मुखारबिंद से। नमस्कार, महाकाल टुडे चैनल के सभी दर्शकों और शहरवासियों का आज का दिन शुभ मंगलमय हो। 19 जनवरी 2022 का पंचांग, विक्रम संवत 2078, आनंद नाम संवत्सरे, मास माघ मास, पक्ष कृष्ण पक्ष, तिथि द्वितीया, योग प्रीति, करण तेतिल, राहु काल दक्षिण दिशा। आवश्यक कार्य जाने हेतु धनिया तिल का सेवन करके प्रस्थान करें। चंद्रमा कर्क राशि में, नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र। आइए अब बात करते हैं 12 राशियों के राशिफल। आज का भाग्य प्रतिशत। मेष राशि, अनुज भाई के स्वास्थ्य की समस्या से चिंता बनी रहती है। नवीन योजनाओं से लाभ के अवसर। भाग्य प्रतिशत 70। वृषभ राशि, सृजनात्मक जीवन शैली के चलते परेशानी दूर होगी। संतान पक्ष के कार्य होते हैं। भाग्य प्रतिशत 80। मिथुन राशि, परिवार भविष्य की चिंता बनी रहती है, धैर्य बनाए रखें। भाग्य प्रतिशत 70। कर्क राशि, वैवाहिक जीवन सुखमय, नए लोगों से जुड़ना होता है, यात्रा होती है। भाग्य प्रतिशत 80। सिंह राशि, धार्मिक आध्यात्मिक कार्य होते हैं, अधीनस्थ की अपेक्षा पूरी करते हैं। भाग्य प्रतिशत 70। कन्या राशि, छोटी छोटी बातों को लेकर गहरे रिश्ते भी मनमुटाव बना रहता है। भाग्य प्रतिशत 60। तुला राशि, जमीन जायदाद संबंधित मामले पर निर्णय लिया जा सकता है। शासकीय कार्य में खर्च। भाग्य प्रतिशत 70। वृश्चिक राशि, परिवार में धार्मिक मांगलिक कार्य में व्यस्तता रहती है, सहयोगियों का सहयोग प्राप्त होता है। भाग्य प्रतिशत 80। धनु राशि, अकस्मात यात्रा होती है, बच्चों के सुख समृद्धि प्राप्त होती है। भाग्य प्रतिशत 60। मकर राशि, व्यापारिक क्षेत्र में सुधार होता है, सफलता से बड़ा फैसला लिया जा सकता है। भाग्य प्रतिशत 80। कुंभ राशि, स्वास्थ्य को लेकर सजग रहे, पारिवारिक समस्या रह सकती है। भाग्य प्रतिशत 60। मीन राशि, समस्या से नहीं डरे, सबको साथ लेकर चले, सही बात का समर्थन करें। भाग्य प्रतिशत 70। शुभ विचार, हम सब एक दूसरे का बिना कुछ भी नहीं, यही रिश्तों की खूबसूरती है। नमस्कार। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।